आए बहुत ज्यादा। ऑनलाइन में 2 है, 4 3 ऑनलाइन में 4 है, बाकी 3 ही है ऑनलाइन में, बाकी सारे वहां पे बैठे हैं। चलो एवरीबॉडी, ऑनलाइन वाले बच्चों गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है? गिव मी थम्स अप। यस डन। चलो 2 मिनट बस स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 का रिवीजन आपका फर्स्ट टर्म आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान किया है। एक्चुअली मनजोत सर आउट ऑफ स्टेशन है, तो आज का सेशन ही चैप्टर 1 का रिवीजन, जो कि सबसे आसान चैप्टर है, वही मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। आगे से आप लोग रिवीजन पूरा टॉपिक मनजोत सर के साथ ही कंटिन्यू करोगे। ओके, कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाले भी ऐड हो रहे हैं अभी। कर रही हूँ। आवाज आ रहा है सही से? हाँ सही से आ रहा है बराबर। हाँ, बस ये बीच में अगर आप आ जाओगे तो नहीं दिखेगा। हाँ हाँ वो पता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सही है, आ रहा है। मैं यहाँ से एंट्री तो दे रही हूँ, 15 मिनट तक मैं बैठी हूँ। बाद में आपको होस्ट करने में निकल जाए अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट। हाँ 15 मिनट। अप्रोक्सीमेटली 65 नहीं चलेगा। इसको अभी बीच में आ रही स्मृति थोड़ा सा बेंच आगे और बेंच जगह नहीं है। हम पहली बार बोल रहे हैं फर्स्ट बेंच पे मत बैठ। आ जाओ।
अरे अरे नहीं चालू है। चलो कंप्लीट वर्किंग है। क्या नहीं हो रहा है? एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा। नहीं नहीं, हाँ तो बड़ा बाजू में चाहिए। इसको नीचे कर दो। हाँ इसको और नीचे कर दो ना। आप में से कुछ बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, बाकी सबके लिए फर्स्ट टाइम हमारा क्लास हो रहा है। हाँ कैसे तो देखो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने 1.5 मंथ पहले अभी ज्वाइन किया है। क्यों मैंने चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. So I can check last time सब सेटलमेंट हो गया। अभी हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है ठीक से, स्क्रीन दिख रही है? प्लीज गिव थम्स अप। चलो सही है। सुनो बच्चों, तो बेसिकली आप लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यस, रिसेंटली मैंने कीस्टोन ज्वाइन किया है 2 मंथ्स पहले एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। चलो बेटा, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी फॉर द 5 मिनट डिले। ये फर्स्ट टाइम हमारा सेशन हो रहा है एंड बेसिकली पूरे सीबीएसई का फुल टू रिवीजन है सबका, तो काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ले रहा है सेटअप करने के लिए, बट फाइनली हो चुका है अभी। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1। आज हम लोग चैप्टर 1 का समराइज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आपकी फर्स्ट टर्म आने वाली है, तो उसके लिए आज से हमने रिवीजन प्लान किया है। आगे के नेक्स्ट वीक के सारे रिवीजन मनजोत सर ही लेने वाले हैं, सो डोंट वरी। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ओनली फॉर चैप्टर 1। ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर जिसके साथ पढ़े हो उसके साथ रिवीजन वुड बी बेटर थिंग, वी नो दैट। बट मनजोत सर अनफॉर्चुनेटली सोशल वर्क की वजह से आउट ऑफ स्टेशन है, सो टुडे
मैं लेने वाला हूँ, बाकी मंजूर सर आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज चैप्टर 1 के हम लोग पूरा समराइज रिवीजन लेने वाले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ये काफी सारे बच्चों को कौन से टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसका हमने एक समराइज एनालिसिस किया है, और चैप्टर 1 की वो समरी क्विक रिवाइज करके हम लोग क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। किसी को कोई डाउट चैप्टर 1 में कोई पर्टिकुलर थियरी या कुछ सीखना है तो फ्रॉम टुमारो आई विल बी अवेलेबल एट दैट ब्रांच 1:30 टू लेके रात को 8 o'clock। तो आप कभी भी कांटेक्ट करके मेरा नंबर एडमिन टीम के पास से लेके कभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्विक रिवीजन जाएगा, इसमें हम लोग कोई थियरी पूरी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। क्विक हो सके उतना देश और सारे टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे। चैप्टर 1 में कहाँ क्वेश्चन निकल सकते हैं, बेसिकली वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसा है जिसकी डीप स्टडी जरूरी है तो वो देखेंगे भी सही, बाकी गो थ्रू बेस पे ये रिवीजन रहेगा, ठीक है। आपका टर्म 1 स्टार्ट हो रहा है तो कल आपको एक टाइम टेबल मिल गया है, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन ले रहे हैं मेरे, और दूसरा लास्ट के 4 दिन आपने देखा होगा तो उसमें हम लोग बेसिकली पेपर सॉल्व करवाना है। ये पेपर जो अच्छे हैं उसको हम लोग इधर आप सबके सामने सॉल्व करवाने वाले हैं, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू फॉर द फर्दर एक्सप्लोरेशन। क्लियर है? अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी टॉपिक चैप्टर पर्सनली 1-on-1 या ऐसे सीखना है तो उसके लिए भी हम अलग से अरेंजमेंट करने वाले हैं। रिवीजन में पूरा चैप्टर सिखाना और सीखना पॉसिबल नहीं होगा, वो गो थ्रू ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? वो गो थ्रू ही होगा। आप जानते हैं कि जो चैप्टर रेगुलर सेशंस में आपको एक मंथ में चला है उसको एक लेक्चर में रिवाइज करवाना, सो इट इज बेसिकली गो थ्रू प्रोसेस जिसमें आपको फंडा याद आ जाएंगे और हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट रिवीजन से आज। तो देखो, पहली चीज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको पता ही है सर, बैकग्राउंड में से बहुत नॉइज एंड एमोर्फस सॉलिड। बच्चों देखो, थियरी अगर डीप में नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? ओके, तो ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला वाला टॉपिक है ये। एक सेकंड सर। हमारे बच्चे में से किसी ने हैंड रेज किया है? यस सर। क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर दूसरा कोई आइडिया उसमें से आवाज ज्यादा आ रही है। क्या बेटा निशित? सर दूसरा एक आईडी है उसमें से आवाज आ रही है, बहुत मेजल वाला। दूसरा आईडी में से आवाज आ रही है? किसके आईडी में से आवाज आ रही है? वो भट्ट नेजल है ना सर। हाँ हो गया सर, अभी म्यूट हो गया ना? ओके ओके, क्लियर है अभी? ओके, अभी भी कुछ भी इश्यू हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हमारे पास अदर डिवाइस है जिसमें मैं आप लोगों का फीडबैक ले सकूं, ठीक है बच्चा लोग? चलो बैक टू टॉपिक। चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? पहला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। एक्चुअली एसी वर्क नहीं कर रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तकलीफ है? ओके, कोई बात नहीं। तो रिमोट से कोई सेटिंग चेंज नहीं हो गया है? चलो यस, तो बच्चों पहली चीज आपके लिए ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है। ये इसमें से एक एमसीक्यू आने का चांस है ही है, समझ लेना। इसमें भी नॉर्मल सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, उसका रेंज मिल रही है एमोर्फस का, नॉर्मल सारी प्रॉपर्टी पता होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? परफेक्ट आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक नेचर। आपको इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआइसोट्रोपिक नेचर एंड आइसोट्रोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम अरेंज होते हैं, तो उसमें कहीं से भी काटा तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे पार्टिकल नंबर्स सेम नहीं होंगे।
सो उसकी वजह से सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं आएगी, समझ रहे हो। जबकि एमरफर्स में क्या होता है, पार्टिकल की अरेंजमेंट ही रैंडम है, कहीं से भी बेसिकली बीच में से नियर बाय कट किया तो दोनों साइड रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, एवरेज पार्टिकल विल बी सेम। तो याद यही रखना है इसमें कि एन आइसोट्रोपिक नेचर जो है वो किसमें देखा जाएगा, क्रिस्टलाइन में, और आइसोट्रोपिक नेचर एमोर्फस में। क्लियर है। ऑल द मेजर काइंड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कौन सी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ज्यादातर ये तीन प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम किसमें होगी, एमोर्फस में, जबकि क्रिस्टलाइन में ये सेम नहीं होगी, उल्टा है पूरा। बेसिकली जो कॉमन सेंस से आइडिया आता है उससे उल्टा है ये चीज, ध्यान रखना। तो इसमें कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वाला एक एमसीक्यू आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। किसी को इसमें कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉलिड, पूरा एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, सबको पता है ये चीज। ये टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक बात समझ लो कि अभी आपको ज्यादातर बच्चे सीबीएसई वाले ही है, गुजरात बोर्ड वालों को हमने नहीं बुलाया क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा नहीं है। आपके लिए एक बेनिफिट है, आपका एमसीक्यू ही है। सो इसके पैराग्राफ जो दिए है डिटेल, वो उतना लर्न करने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये टेबल ठीक से लर्न कर लेते हो तो ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो पहली चीज, टाइप ऑफ द सॉलिड, आपको पता है कि 4 टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज मोलिकुलर, सेकंड इज आयोनिक, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। आ जाओ भाई। तो क्लियर है, हमने 4 डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अभी देखो बच्चों, इसमें से एमसीक्यू किस पोर्शन के सबसे ज्यादा आते हैं। हमने लास्ट 5 इयर्स का दिल्ली और जनरल सीबीएसई दोनों का पेपर का स्टडी किया है, तो उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में से बन रहे हैं। ध्यान रखना। तो इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और स्पेशली इसमें एक एक्सेप्शन है, सबको पता है एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में है, वो लोग इंसुलेटर होने चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, वो लोग इंसुलेटर होने चाहिए, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शन है कि वो गुड कंडक्टर है। क्लियर है। क्यों ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, कौन बता सकता है? रीजन टेबल में मेंशन नहीं है, रीजन बताना है। कौन बता सकता है? ग्रेफाइट, व्हाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ, भले वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। हैंड रेज, ऐसे ही नहीं बेटा, हैंड रेज करो, हाँ ट्राई करो। यस फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट एक कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ग्रेफाइट में? sp2 है, sp3 डायमंड में है, तो वो 4 से जुड़ेगा। याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आपके मार्क्स जाने वाले हैं ना, वो पॉइंट चुन चुन के पकड़ रहे हैं। ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, उसकी वजह से। निशित पटेल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क व्हाट्स डिफिकल्टी। बेटा क्या है आपकी डिफिकल्टी निशित पटेल? सर वो डिफिकल्टी नहीं, आंसर के लिए रीजन किया था। क्या बेटा? सर आंसर के लिए रीजन किया था। ओके, आंसर के लिए हैंड रेज किया था, ठीक है बेटा, डन। तो क्लियर है बच्चों, इतनी चीज वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेफाइट के पास 3 बॉन्ड होंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना, बाकी सारे अगर बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में, जिसमें क्वार्ट्ज, सिलिका एंड डायमंड आता है, तो दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट बेसिकली बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देन पॉसिबल वेरिएशन एज अ सेंटर यूनिट सेल। इसमें आपको सर ने ऑलरेडी बताया होगा एक चीज, क्या एग्जांपल सीबीएसई के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोला है ऑलरेडी। क्लियर है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत कम आ रहा है, बट इफ यू आर लकी तो आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन? टाइप पूछेंगे और उसमें एजिस और एंगल का रिलेशन क्या है वो पूछ सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के ऊपर से नहीं पूछ सकते,
बट मेक श्योर टाइप पूछ के एजिस या उसका पूछ सकते हैं। क्लियर है, बोला होगा आपको इतना। तो वो ये टेबल याद ही रखना है। 1 मार्क का एमसीक्यू इसमें के आने की प्रोबेबिलिटी 50% जितनी है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलो, तो इसमें 7 टाइप ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल है और उसका कैसे एज एंड एंगल का रिलेशन है वो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अभी हम कुछ इसके रिगार्डिंग ये जो 3 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। एक बार आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो, अपनी अपनी मॉड्यूल या फिर एनसीईआरटी सबके पास है, एक बार ये टॉपिक रिवाइज कर, तो उसमें से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो देखने वाले हैं। चलो जल्दी से, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो, किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, अंदर अंदर डिस्कशन नहीं प्लीज। तीन टेबल है, उसमें से एमसीक्यू आने वाले हैं। वो 3 टेबल मैंने बोल दिए चैप्टर 1 के, वो आपको याद रखने हैं। उसके आगे एक और 2 समराइज टेबल मैंने बनाए हुए, वो देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। चलो, पहले ये 3 टेबल का 5 मिनट दिया, क्विक रिवीजन देख लो। चलो जल्दी से, चलो सबका एटलीस्ट एक बार रीड कर लिया है सबने, ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन वाले बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, Which of the following statement is not true about the ionic solid। देखो, तो ये चीज अभी टेबल में मेंशन नहीं है। आप बोलोगे कि सर आपने टेबल बताया, ये तो आउट ऑफ द टेबल है। ऐसा नहीं है। आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी के लिए तो आपको वो पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा, बट सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको आयोनिक सॉलिड पता है कौन सा है। सबसे बेसिक आयोनिक सॉलिड कौन सा है? NaCl। रूटीन लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करवाओ, उससे पहले मैं पूछ रहा हूँ, NaCl in a solid state is the conductor or insulator? Insulator। तो फिर वो क्यों इंसुलेटर है? सॉलिड NaCl में भी NaMCl है, फिर भी वो सॉलिड स्टेट में क्यों इंसुलेटर है? Ions are bounded with each other. 1 Na plus is surrounded by how many Cl minus? 6 Cl minus. Similarly, 1 Cl minus is also surrounded by 6 Na plus. So वो solid बंध चुके हैं पूरा, फ्री आयंस नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2 ही रीजन से पास हो सकती है। सॉलिड मेटल्स हो उसमें पास हो सकती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वजह से पास हो सकती है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास हो सकती है? फ्री आयंस, आयंस नहीं, फ्री आयंस। जब हम NaCl को मोल्टन स्टेट में ला रहे हैं या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, देन उसके अंदर Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस फ्री हो जाएंगे एंड दे कैरी द चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बच्चों? आयोनिक सॉलिड के बारे में ये एक पॉइंट याद रख लो। सॉलिड स्टेट में दे आर इंसुलेटर, बट in a molten state or in a aqueous solution they are conductor of electricity। याद है, salted water is a good conductor of electricity। हमने पढ़ा था, उसने अप्लाई किया।
चलो कोई बात नहीं, जिसको याद आ जाए, जब याद आ जाए तब सोच। अरे मूवी का नाम बोल के पब्लिसिटी नहीं करनी। चलो क्लियर है, बट याद रखो सॉलिड स्टेट में क्या है, वो इंसुलेटर है, भूलना नहीं। चलो तो आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर द आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन जिसको एनायन कहते हैं। तो उसके बारे में पहला ऑप्शन दिया गया है बिगर आयन। चलो बच्चों, कौन बिगर आयन होगा, कैटायन या एनायन? एनायन इज ऑलवेज बिगर आयन, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर आयन। तो जो बिगर आयन होता है विच इज एनायन, ठीक है, नेगेटिव आयन, वो ऑलवेज क्लोज पैक स्ट्रक्चर अटेन करते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव आयन आयोनिक सॉलिड में क्रिस्टल फॉर्म करते हैं और पॉजिटिव आयन कहाँ होते हैं, वॉइड्स। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। पॉजिटिव आयंस कहाँ होंगे, वॉइड्स में होंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। चलो सेकंड ऑप्शन, स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ऑलवेज साइज, ऑलवेज पॉजिटिव आयन की कैसी होगी, हमने डिस्कशन कर दिया, पॉजिटिव आयन की छोटी होगी। तो 100% उसकी साइज पे डिपेंड नहीं, ऑलरेडी छोटी है, तो हर बार वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही आएंगे और वो उसकी साइज पे उतना डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? चलो तो बी ऑप्शन हमें सही पता चल गया। सी और डी चेक कर लेते हैं सिर्फ, ये गलत है मतलब आंसर बी आएगा। क्लियर है? चलो सी ऑप्शन है ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑल्ड वॉइड इज नॉट नेसेसरी। आप जानते ही हो जरूरी नहीं है कि सारे वॉइड्स फुलफिल हो, फ्रैक्शनल हो सकते हैं। आपने बहुत सारे सम सॉल्व किए होंगे, 2/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स फुलफिल है। एडवांस वाले बच्चों प्रैक्टिस करना, वो क्वेश्चन आता है जी में। क्लियर है? हम बाद में इस चैप्टर में आगे सॉल्व करेंगे, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है द फ्रैक्शन ऑफ, देखो आ गया, octahedral and tetrahedral voids occupy depend upon the radii of the ion occupied by the voids। तो वो सही है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये आप उसके लिए, ये क्वेश्चन के लिए आपको वो पैराग्राफ भी पढ़ना होगा। तो जस्ट रीड करना है, टेबल याद रखना है, पैराग्राफ रीड करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन, डू इट बाय योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन 2 देखो सारे बच्चे, हाँ शांति से सोचो, सब आंसर नहीं करना है जल्दीबाजी में। सोचो क्या कहा गया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, शांति से सोचो। Solid A is a very hard electrical insulator in a solid as well as molten state। एक वर्ड का चेंज कर दिया। हमने क्या पढ़ा था, मोल्टन स्टेट में आयोनिक सॉलिड होंगे तो वो कैसे होंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो मोल्टन में भी क्या बोला है, इंसुलेटर। तो भाई कौन सा आएगा, कोवैलेंट सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और हाई टेम्परेचर पे भी कितना भी ले जाओ, कोवैलेंट कभी भी फ्री आयन बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने समझाया इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए दो में से एक फैक्टर चाहिए, आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास होते हैं, या फिर फ्री आयंस जो आयोनिक सॉलिड में मोल्टन एंड एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। तो क्लियर है, इसका आंसर सबको पता चल गया, कोवैलेंट सॉलिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट बनना, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा आपके सामने ही है, टेबल देखा, टेबल लर्न कर दिया तो 1 मार्क पक्का है। एग्जाम में देखो ध्यान से, अभी जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। सारे जोक जरूरी नहीं है कि एक ही सेशन में समझ में आ जाए, हाँ तब रिवीजन उसका भी रखेंगे। हाँ तो देखो, टेबल में से एक एमसीक्यू ऐसा सीधा वाला आना ही आना चाहिए, 100% चांसेस है। अगर नहीं आया तो उसमें आपकी गलती नहीं है, बाजू वाले की शक्ल देखी उसकी वजह से नहीं आया। तो ऐसा अगर नहीं आया तो पेपर खत्म होने के बाद खड़ा होके बाजू वाले को एक चमाट मार दे, ठीक है। आने वाला था, उसकी शक्ल की वजह से नहीं आया, पर ध्यान ये रखना है कि बाजू वाला ऐसे 2-4 क्वेश्चन में सोच के ना आए, बराबर। हाँ चलो, मैंने कहा था पहले ही, जरूरी नहीं है हर जो तुरंत समझ में आ जाए, थोड़ी देर भी लग सकती है किसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन
ग्रेफाइट कैन नॉट बी, देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये सीबीएसई के पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट ऑलरेडी हमने बोल दिया कंडक्टर है, तो कंडक्टर सॉलिड डन, नेटवर्क सॉलिड, यस उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर ही है क्या भाई, नहीं, कोवेलेंट इक्वल्स टू नेटवर्क, याद रखो भाई, कोवेलेंट इक्वल्स टू नेटवर्क, कार्बन ले लो, उसमें डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज, ईच आर नेटवर्क सॉलिड, क्लियर है। थर्ड कोवेलेंट सॉलिड, बट ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कोवेलेंट नहीं होता है, आयोनिक में देखा है हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, तो कोवेलेंट और कौन सा नहीं है, एंड इट इज करेक्ट आंसर, क्लियर है भाई। किसी को इसमें कुछ क्वेरी, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आइदर फ्रॉम प्रॉपर्टी और डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल, क्लियर है। चल हाँ बोलो, क्या बेटा, आयोनिक है, मोलेक्यूल्स है, वो सब नेटवर्क नहीं करेंगे, नेटवर्क में हम कोवेलेंट बॉन्डेड को कहेंगे, बट देखो एक चीज इसमें समझ लो खास, क्वेश्चन अच्छा है, सारे नेटवर्क सॉलिड कोवेलेंट होंगे वो बात तय है, बट सारे कोवेलेंट नेटवर्क नहीं होंगे। आपको एज पर एनसीईआरटी अभी के लिए ये 4 एग्जांपल ही याद रखने हैं ज्यादा कोवेलेंट नेटवर्क के। कौन कौन से 4 एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, क्वार्ट्ज, दूसरा ग्रेफाइट डायमंड, इतने एग्जांपल याद रखने हैं, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है, किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हो। ओके भाई, जिसको समझ में आ जाए वो थम्स अप कर दो। हाँ प्रीना एंड प्रीशा बोलो बेटा, क्या डाउट है प्रीना एंड प्रीशा? सर ऊपर एक क्वेश्चन था ना, क्या बेटा, स्पीक लाउडली। सर ऊपर एक क्वेश्चन था ना कि कौन सा बेटा एक्चुअली आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कौन सा वाला क्वेश्चन? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा ऑडियो का अलग अरेंजमेंट कर रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। बेटा कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, प्रीना एंड प्रीशा? यस सर, अभी आ रही है? हाँ यस बेटा, नाउ क्लियर, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था ऊपर के कौन सा टाइप ऑफ सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता, तो उसमें बेटा क्वेश्चन ऐसा नहीं था, 1 मिनट रुको बेटा, उसका डाउट सब लोग सुनो भाई प्लीज, नो मोर डिस्कशन। उसका डाउट ये है कि भाई क्वेश्चन था सर कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो बेटा कंडीशन देखो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सिर्फ अकेला नहीं पूछा है, सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट कहा है, तो कोवेलेंट सॉलिड आएगा बेटा। मॉलिक्यूलर क्यों नहीं आएगा? बेटा मोलेक्युलर सॉलिड जो होता है, हाँ एक सेकेंड ना, मोलेक्युलर सॉलिड जो जब हम, हाँ मोलेक्युलर भी आ सकता है, 1 मिनट, कोवेलेंट तो आएगा ही, बट 1 मिनट, मोलेक्युलर भी आएगा, मोलेक्युलर भी आएगा बेटा आंसर। तो इसमें 2 आंसर आ सकते हैं, देखो इसमें एक ऑप्शन हमने चेक ही नहीं किया, मोलेक्युलर सॉलिड नहीं, देखो वो इंसुलेटर तो है ही, दोनों कंडीशन। हाँ ओके, हाँ मेल्टिंग पॉइंट लो है, हाँ देखो वो मेल्टिंग पॉइंट के रीजन से वजह से नहीं आ सकता है। हाँ आपको बोला है कि मेल्ट, हाँ देखो एक चीज इसमें, एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, इसमें बोला है मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई, तो बेटा कोवेलेंट सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यस, तो उसकी वजह से ये पॉइंट हम देखना रह गया था। क्लियर है प्रीना प्रीशा? यस सर। ओके डन। चलो अभी भाई क्लियर है सबको इतना टॉपिक? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे प्लीज, नो मोर डिस्कशन, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक चीज आप बच गए, क्या? पैकिंग एफिशिएंसी, अभी डेरिवेशन नहीं आएगा आपको, आपको सीधा पैकिंग एफिशिएंसी याद रख लेनी है, डेरिवेशन एक भी नहीं करना है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, पहली चीज प्लीज आवाज नहीं, देखो पहली चीज ये टेबल इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला फॉर्मूला इसके बेस पे से भी एमसीक्यू आ सकता है। देखो दूसरी चीज, इसमें डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बट क्या याद रखेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी सबकी याद रखनी है, नीचे दी गई है,
मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन वालों बच्चे के लिए ऊपर कर रहा हूँ। बाकी क्या याद रखना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो भी डेरिवेशन निकल चुका है, बट आपको ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल याद रखना है। साथ ही साथ बेटा रेडियस का ये रेशियो याद, रेडियस का ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे भी सम आ सकते हैं। क्लियर है? बोलो बेटा क्या डाउट है? एक्चुअली हाँ मुझे बताओ नहीं हो रहा है, मैंने देखा, मुझे तो देखो दिक्कत आ रही है, पता नहीं। एक सेकंड रुको। चलो 2 मिनट बच्चों सुन लो, ये टेबल्स याद रखने बहुत जरूरी है। इसमें पहला फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। साथ में देखो दूसरी चीज, साथ में यूनिट सेल वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, जिसमें लास्ट कॉलम रेडियस एंड एज का रिलेशन। ए आपको मालूम है यूनिट सेल की एज लेंथ है, आर रेडियस होती है, तो ये रेडियस का रिलेशन है सब में। रेडियस अगर सिंपल क्यूब में बात करें तो एज डिवाइडेड बाय 2 है। अभी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है टेबल। क्लियर है? 2 मिनट दे रहा हूँ, ये देख लो एक बार। और दूसरी चीज देखो, नीचे वाला टेबल जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी दिखाई है, बच्चों ध्यान देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है। ये क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि कितने प्रतिशत एटम्स अंदर है यूनिट सेल में। अगर आपको इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे कितने प्रतिशत एयर है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पढ़ने में हमने जो जल्दबाजी की, वो जल्दबाजी नहीं करनी है, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन आंसर इट। क्लियर है? तो ये दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो जल्दी से ये बाय हार्ट कर लो, फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। और आगे लास्ट टॉपिक एक डिफेक्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो भी आज रिवाइज करना है। थियोरेटिकल टॉपिक है, तो ज्यादातर लोग वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो वो खास रिवाइज करना है। उसमें से वेरियस बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, देखेंगे हम लोग। चलो दूसरी चीज, एक और चीज हमने नोट की है कि काफी सारे बच्चों को, एक सेकेंड, ओके चलो, काफी सारे बच्चों को असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही है। जिनको आ रही है उनको, नहीं आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ी टेक्निक डेवलप की है कि उसको आप कैसे इजीली टैकल कर सकते हो, तो वो भी आज हम इसी सेशन में गो थ्रू करने वाले हैं। टाइम है अपने पास तो करेंगे। पहले 2 मिनट दिया, ये देख लो। कोई क्या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कितने हैं? एमसीक्यू में आएगा वो सब देख लेंगे, है लिए हुए आगे आज सॉल्व करेंगे साथ। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कौन से आते हैं? तो डेंसिटी बेस है तो वो नहीं करवाएंगे, सिंपल फॉर्मूला पे से आ जाता है। कौन से वाले इंपॉर्टेंट आएंगे? जिसमें बोला होगा कि एटम वॉइड्स में है, एज पे है, कॉर्नर्स पर है, तो वो वाले एमसीक्यू आने वाले हैं, पक्की बात है। कौन से? हाँ वही तो बात कर रहा हूँ, वही फॉर्मूला वाले ही न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं। डेंसिटी वाले फॉर्मूला वाले नहीं लेने वाले, वो सिंपल एक ही फॉर्मूला हमने देखा उसपे से आ रहा है इसलिए। चलो तो हम लोग इसके बाद पहले इम्प्योरिटी देख के वॉइड्स वाले फॉर्मूला लेने वाले हैं। चलो पहले इतना देख लो, किसी को कोई डाउट है तो इसमें से पूछ सकते हो, देख लो एक बार, फिर इसके भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलो जल्दी से। बोलो बेटा। हाँ वो रेडियस रेशियो एनसीईआरटी में नहीं है, तो बेसिकली सीबीएसई में आने के प्रॉबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी में उसका कोई वर्ड्स नहीं है। हाँ कॉम्पिटिटिव में आता है, रेडियस रेशियो का एक टेबल है। क्या बेटा?
बुकलेट में है, वो लेवल 3 के अभी नहीं कर। क्या बेटा? बट बेसिकली वो एनसीईआरटी में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी यार टाइम मिला तो वो भी ले लेंगे, ले लेंगे। चलो क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक और चीज वॉइड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वॉइड्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला आपने बोला मोलेक्यूल का फॉर्मूला बनाने में ये चीज बहुत ही काम आने वाली है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपने ऊपर देख लिया, अगर वो पता है तो उससे हम जान सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, डबल होंगे। जितने यूनिट सेल में एटम होंगे उससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होंगे एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी सेम। क्लियर है? तो इसमें ये टेबल भी, ये चीज भी, ये 3 पॉइंट भी की पॉइंट है टू सॉल्व दैट फॉर्मूला लाइक न्यूमेरिकल। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में वो आने वाला ही है एक पक्का, तो वो भी हम आज सेशन में देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी जो डेंसिटी का फॉर्मूला डिस्कशन कर दिया उसमें सारे टर्म्स पता होने चाहिए, होपफुली आपको हो गया है वो। नाउ देखो मेन चीज काफी सारे बच्चे ये थियरी मान के इजी है करके लोकेशन ऑफ पॉइंट सीबीएसई में उतना नहीं, फिर भी हम ले लेंगे। लास्ट में चांस मिला तो 2 चीज याद रखो, एक रेडियस रेशियो वाला और दूसरा वॉइड की लोकेशन। जनरली देखो आपकी टेक्स्ट बुक में NaCl CaCl किसी का स्ट्रक्चर नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहे हैं और उसमें वॉइड का वो आता है, बट जनरली सीबीएसई में 100% नहीं आता है। फिर भी एक बार देखना है तो लास्ट में टाइम होगा तो देख लेंगे हम लोग। चलो ये डिफेक्ट्स जाननी इंपॉर्टेंट है, सुनना ये चीज बच्चों। डिफेक्ट में से क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इजी आता इजी है, बट वो थियरी रीड करना जरूरी है। तो बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है, देखो आप देख सकते हो पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के बारे में एनसीईआरटी में 2 लाइंस लिखी हुई है, ध्यान रखना। क्या है लाइन डिफेक्ट? किसी को पता नहीं होता है, उसमें से एमसीक्यू अभी तक आया नहीं है, बट कोई स्कूल वाले परेशान करने के लिए पूछ सकते हैं। मतलब स्कूल की एग्जाम में पेपर में था क्वेश्चन, ये आता है लाइन डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन क्रिस्टल की डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से पूरा क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाता है। तो लाइन डिफेक्ट का दूसरा नाम याद रखना है सिर्फ, उसको क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ज्यादातर हमारी बुक में पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही डिटेलिंग दिया है, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पूरे क्रिस्टल को ही बिगाड़ देता है, इसीलिए उसको क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पॉइंट डिफेक्ट देखो, पॉइंट डिफेक्ट में 3 टाइप है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पता है सबको ये? जिसमें स्टोकियोमेट्री कांस्टेंट रहती है, मॉलिक्यूल का जो फंडा होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। जिसमें स्टोकियोमेट्री बिगड़ जा सकती है तो उसको कहेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर किसी मेटल में किसी दूसरा मेटल गलती से ऐड हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पता है ये चीज सबको? एक चीज और, इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, कई बार क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, तो आज वो भी एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। कितने लोगों को पता है ये न्यूमेरिकल आता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आता है। देखो क्या है, SrCl2 की इम्प्योरिटी NaCl में तो 2 Na+ रिमूव हो जाते हैं, तब एक Sr+2 आता है, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए बट नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं होते। क्लियर है? दूसरी चीज, इसका न्यूमेरिकल का बहुत 1-2 टाइप ही है, बट ये देखना ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। जब थियरी हम पढ़ाते हैं तो ये बोलना रह जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्रिस्टल का कलर आ जाता है, देख सकते हो, याद है? NaCl कौन सा कलर? येलो कलर अटेंड कर लेता है। LiCl पिंक है भाई, रेड दिख रहा है एक्चुअली, हाँ रेड दिख रहा है एक्चुअली वो पिंक। एंड लास्ट थिंग KCl वायोलेट कलर। क्लियर है? चलो
दूसरी चीज देखो, वैकेंसी, अभी हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात करें तो दो डिफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रही है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। तो ये ज्यादातर कोवेलेंट दिखाता है, ठीक है। बट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ही और दो देखने को मिल रही है जिसको आयोनिक डिफेक्ट कहेंगे, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। इसमें से एक एमसीक्यू आने वाला है, पक्की बात है। फ्रैंकल और शॉर्टकी ध्यान से पढ़ना है, इसमें से एक एमसीक्यू आने वाला ही है। एमसीक्यू क्या रिगार्डिंग आ सकता है? डेंसिटी रिगार्डिंग आ सकता है, दूसरे नेम रिगार्डिंग आ सकता है, दोनों में क्या फर्क है उस रिगार्डिंग आ सकता है, एग्जाम्पल रिगार्डिंग आ सकता है। दोनों के एग्जाम्पल, कौन सा एक एग्जाम्पल कॉमन है? जो शॉर्टकी, परफेक्ट, एजीबिया, जो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखा रहा है। क्लियर है? दूसरी चीज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है मालूम है सबको? दो वैलेंसी होती है मेटल की, तो कुछ Fe+2 की जगह Fe+3 ले लेते हैं। सिमिलरली Al2O3 में भी ऐसा बोल सकते हैं, कुछ Al+2 3 में आ सकता है, निकल में भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली ये 3 से ज्यादा नहीं आएगा। मेनली Al में भी बहुत कम चांसेस है। इसके एक और एग्जांपल आ सकता है निकल वाला। निकल ऑक्साइड इज आल्सो दिस टाइप ऑफ अ डिफेक्ट, कुछ Ni+2 रिप्लेस बाय कुछ Ni+3। तो कितने रिप्लेस करेंगे याद रखना, Ni+2 एंड Ni+3। तो देखो चार्ज वाइज बैलेंस होगा। अगर ये 3 निकलते हैं तो इसकी जगह पे ये 2 आए। क्लियर है सबको ये चीज? ऐसे क्वेश्चंस अगेन एक्सरसाइज में है ये, इसके एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 आयन है, Ni+3 आयन है। इसमें पूछ सकते हैं आपको Fe 0.93 O में फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 क्या है और फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 क्या है। तो ये चीज आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। इसका एक न्यूमेरिकल आज हम लेने वाले, ठीक है? क्लियर है एवरीबॉडी? दूसरी चीज फ्रैंकल शॉर्टकी का डिफेक्ट और एक कॉमन नेम आप देख सकते हो, एजीबीआर। क्लियर है? दोनों में देखने को मिल रहा है। नीचे देखो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। आपको पता है फ्रैंकल में क्या होता है? बोलो भाई। वन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट वो रहेगा क्रिस्टल में ही, और यस कहीं पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हो रही है और दूसरी इंटरस्टिशियल भी, बट इससे डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? सेम क्रिस्टल का एग्जैक्ट मास तो वही का वही रह रहा है। बोलो भाई। हाँ यस। और दूसरी चीज शॉर्टकी में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एनायन एज वेल एज कैटायन बोथ आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो देखो क्रिस्टल का वॉल्यूम उतना ही रहा बट मास मिसिंग है, तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। क्लियर है? दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इसका दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट, और इसमें तो सीधा वैकेंसी डिफेक्ट ही है। दूसरी चीज डेंसिटी का पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ द एनायन एंड कैटायन आर नॉट सेम। शॉर्टकी में एनायन ज्यादा बड़े होंगे, कैटायन विल बी ज्यादा स्मॉल, जबकि फ्रैंकल में ऐसा नहीं है। फ्रैंकल में क्या होगा? दोनों की साइज सेम है। सॉरी हाँ सॉरी, फ्रैंकल में नॉट सेम है, शॉर्टकी में सेम है। हाँ सॉरी। देन देखो उसका एग्जांपल्स दिया गया है, एंड दूसरी चीज कि कौन कौन मिसिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर कोई ये टेबल कॉपी करना चाहता है तो देखो पहला फ्रैंकल है, दूसरा शॉर्टकी है। क्लियर है? चलो ये पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। चलो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, इसके से काफी एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको हेल्प रहेगी। दोनों का कंपैरिजन बुक में नहीं दिया है डायरेक्टली, तो प्लीज नोट डाउन कर लो जिसको जरूरत है वो। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है अभी तक का सबको? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज गिव मी थम्स अप। चलो जल्दी से, क्लियर है सबको?
चलो जल्दी से ये टेबल किसी को कॉपी करना है तो सर यस बेटा। सर वो नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ देवांश ना ऊपर का पहले लिख लेने दो, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रीन, डोंट वरी। नहीं सर, एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया ना तो फिर वो नीचे का जो ये वैकेंसी Okay. डिफेक्ट उसमें लास्ट वाला नहीं। बेटा लास्ट वाला कट ही होगा, अब 2 बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार ऐसा ले लो फिर दूसरा शेयर कर रहा हूँ। थोड़े Okay, handwriting sir. पढ़े मैंने, रफली फटाफट बनाया इसलिए। ओके सर। हाँ चलो ले लो दूसरी बार का स्क्रीनशॉट। क्लियर देवांजना? यस सर। ओके बेटा। भाई रेडी सबको डिफरेंट, इसमें से नसीब अच्छा हुआ तो एक एमसीक्यू आने वाला ही है, ठीक है? क्लियर है? हम ज्यादातर एनालिसिस के बेस पर चल रहे हैं। आपको लगेगा सर बोल रहे हो आप 10-12 टॉपिक पे क्या आने वाले उसमें से 5-6 तो आएंगी, कॉमन है ये ट्रेंड, तो वो फॉलो होता ही है। डोंट वरी अबाउट द पेपर, एमसीक्यू सिस्टम में डरने वाली बात नहीं है। बट एक चीज समझना, एमसीक्यू के एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि उसमें मार्क्स आइदर 1 और 0। थियरी जैसा नहीं है कि बीच में कहीं कोई मार्क मिल सकता है। सब फॉर्मूला तो करेक्ट है, सब स्टेप्स तो करेक्ट है, तो हाँ मार्क्स तो वो हम जैसे जिसके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है तो उनके लिए तो सही है ये चीज ऑलरेडी, बराबर। दूसरी चीज कंसेप्ट है तो आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर केमिस्ट्री में इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो देखो काफी कम चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, तो वो तो करना ही करना है। वो वाले चैप्टर में जहां न्यूमेरिकल आते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल आने की सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो वो तो ठीक से एटलीस्ट कुछ ज्यादा ना करो ना तो कोई चिंता नहीं, इंटेक्स और एक्सरसाइज इसके न्यूमेरिकल्स आने ही चाहिए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा मैक्सिमम। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसका हमने क्विक डिस्कशन कर लिया। इफ एनीवन वांटेड दैट पीडीएफ at the after completion of all revision lecture we can provide, ठीक है? बट अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये समरी शॉर्ट लिस्टेड है, हमने बनाई हुई है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑल रिवीजन लेक्चर आप मुझे या मनजोत सर को कांटेक्ट करके ले सकते हो ये पीडीएफ। चलो दूसरा, सॉरी नॉट पॉसिबल, एक बार सारे चैप्टर्स के हो जाने दो, हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे, श्योर कर लेंगे। आपके जो ग्रुप्स है उसमें ही आ जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ, आज ही हो सके तो वी विल ट्राई। चलो डन, अभी लिखना बंद मत कर दो, एमसीक्यू सॉल्व तो करने हैं। हाँ सब खुश हो गए, किसी ने तो नोट बंद कर दी, ऐसा मत करो, एमसीक्यू सॉल्व करने आज आपका। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया। कलर याद रखना है बच्चों, कलर याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए ये वाले। दूसरी चीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी ऑलरेडी थियरी दी हुई है समरीज करके, तो ये या देखो न्यूमेरिकल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है सीधा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कहा गया है कि निकल ऑक्साइड का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि निकल 0.98 है, ऑक्सीजन 1 है। एक बार एक बच्चे ने जबरदस्त डेयरिंग की, मेरे पास आया और पूछा कि सर 0.98 यानी कि निकल को काट के 0.98% सेट करेंगे क्रिस्टल में, तो ऐसा प्लीज केमिस्ट्री का खून नहीं करना है हमें। 0.98 का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग कौन बता सकता है? As per 100 atoms of oxygen, there will be a 98 atoms of nickel. ऐसा काटने वाटने वाली बात वेजिटेरियन है, हाँ तो वो नहीं करनी। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन अगेन प्लीज। क्वेश्चन में कहा गया है कि Ni 0.98 है, ऑक्सीजन 1 है, तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ निकल Ni+2 कितना होगा और Ni+3 का फ्रैक्शन कितना होगा, कैसे पता कर सकते हैं? पहली चीज इस सम का हार्ड है वो ये है, इस डिफेक्ट के बावजूद भी NiO क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? चार्ज नहीं है। तो एट द एंड कितने भी Na+2 हो, कितने भी Na+3 हो, ऑक्सीजन -2 चार्ज से दोनों को बैलेंस कर देगा। समझ में आ रहा है? पहला की पॉइंट क्या है इस सम का हार्ड, इस सम को ट्विस्ट करके Na की जगह पे आपको Fe लिख के 0.90 से 0.100 के बीच का कोई भी परसेंटेज दे सकते हैं। मेथड वही है,
शब्द बदले हैं। क्लियर है? मेथड वही यही होगा, शब्द चेंज है। वापिस से समझ लो, इस सम का हार्ट क्या है? चार्ज विल बी 0। तो देखो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं Ni+2 का x% है एंड Ni+3 कितना होगा? टोटल 0.98 है, तो Ni+3 विल बी 0.98 माइनस x। ऑलरेडी मैंने गिना हुआ है। लास्ट में एक और सम रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बोर्ड पे गिनूंगा। बोलिए बेटा। बेटा 0.02 एम्प्टी स्पेस होती है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, तो Ni+2 आ जाएंगे, Ni+3 आ गए। तो जितने +2 मैंने लिखा था आगे याद करो कि 3+2 चले जाएंगे तब उसकी जगह पे 2 ही सिर्फ Ni+3 आएंगे, तो मिसिंग रहा बेटा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन समझ में आया? इसका क्या था? आंसर समझ में आया? खाली हाथों पाड़ो। हाँ सर तो खुश हो। चलो वापिस एक बार थोड़ा क्विक आंसर किया। Ni 0.98 है तो इसमें क्यों ऐसा हुआ? Ni+2 3 एटम निकलेंगे तो चार्ज विल बी +6, तो उसकी जगह पे +3 वाले 2 ही एटम आएंगे। इसी वजह से नंबर ऑफ Ni एटम विल बी डिक्रीजिंग इन दिस सिनेरियो। क्लियर है? चलो तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया? Ni+2 का x एज्यूम कर लिया। Ni+3 क्या होगा? 0.98 माइनस x। अब भी देखो चार्ज बैलेंसिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस दी चार्ज, +2 वाले कितने एटम है Ni+2 के? x। क्लियर है? +3 वाले कितने हैं? 0.98 माइनस x। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? -2। then it will be a 0 टोटल चार्ज। एटम पे कोई है ही नहीं, मोलेक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया। चलो x ढूंढना आएगा सबको, मैथमेटिकल स्टेप। तो देखो वापिस से इक्वेशन क्या आ गया? सबको अपने अपने चार्ज से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ni+2 x था, उसका चार्ज +2, Ni+3 कितना है? 0.98 माइनस x, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 इक्वल्स टू 0। चलो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 0.94, तो बट ऑब्वियसली Ni+3 कितना आएगा? देखो Ni+3 विल बी 0.04। समझ रहे हो बच्चों? इधर तक क्लियर है सबको? अभी देखो हमें फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन यानी कि दोनों के परसेंटेज। तो देखो 0.94 और 0.4 इट नॉट टोटल नॉट बिकम 100, तो ये परसेंटेज नहीं है। ओके वापिस से रिपीट बेटा, एक सम मैं गिनवा रहा हूं, ऐसा एक सम ऑलरेडी गिनवा रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा वेट कर लो। चलो वापिस इधर तक क्लियर है? Ni+2 0.94 आ गया, Ni+3 0.04 आ गया। अब भी क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो बेटा, अभी ये हमें फ्रैक्शन ढूंढने हैं, तो टोटल Ni+ 0.98 है, तो 0.98 अगर Ni+ है तो उसमें Ni+2 विल बी 0.94, तो 100 पर कितने परसेंटेज ढूंढ लिए। कैसे ढूंढते हैं? सेल्फ अपॉन टोटल इनटू 100, यू कैन डू डायरेक्टली। क्लियर है? तो देखो दोनों के परसेंटेज आ गए, जिसको हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर है? डोंट वरी, किसी को टप्पा नहीं पड़ा है तो ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं एक और करवा रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, पहले एक बार समझ लो चार्ज क्या है। तो क्रिस्टल ऐसा बनना चाहिए जिसपे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो हम एक तुक्का लगा सकते हैं कि जितने +2 गए होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए उतने +3 आए होंगे। गिनते एक और सम, चलो। क्यों स्क्रॉल अप? ओके सॉरी, बोलो भाई। अभी भी ये चार्ज वाला पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, मैं एक सम करवा रहा हूं बेटा, हो जाएगा। किसी को डाउट है तो डोंट वरी, वेट कर लो प्लीज, अंदर अंदर डिस्कशन नहीं, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। चलो एक और सम कर रहे हैं हम लोग, चलो ऐसा, चलो सब लोग रुक जाओ इधर, एक और सम कर रहे हैं हम लोग तो हो जाएगा। देखो बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियरली? हाँ ऑफलाइन वाले। चलो क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान रखना, आपको मैंने कहा Ni की जगह पे क्या पूछ सकते हैं? Fe का भी पूछ सकते हैं। चलो आपको पूछेंगे Fe 0.95 O है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ
Fe+2 एंड Fe+3 फाइंड कीजिए। आपको इस सब में सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन की, तो वो सीबीएसई है तो उसमें आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड नहीं है। तो देखो पहली चीज स्टार्टिंग कहां से करते हैं, एज्यूम करने से। चलो सपोज क्या हो जाएगा भाई, Fe+2 है वो कितने हैं x, तो Fe+3 कितने होंगे 0.95 माइनस x, क्योंकि टोटल 0.95 होना चाहिए। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, चार्ज से। ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहा है स्क्रीन ठीक से, प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके ओके, बोलना नहीं है। चलो तो ये हो गया +2 +3 का। अभी देखो चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज कैसे करेंगे, +2 वाले x से, ये हो गया Na+2 का, +3 वाले कितने 0.95 माइनस x से, ये हो गया Na+3 का, और ऑक्सीजन का चार्ज मालूम है वैलेंसी -2। क्लियर है, सॉरी ऐसी, हाँ सॉरी, हाँ ह्यूमन एरर, एमसीक्यू ये तो डोंट वरी, आंसर सही आना चाहिए। चलो तो भाई चार्ज टोटल क्या होगा 0, x ढूंढ सकते हैं हम लोग 0.95 इंटू 3, माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो चलो 0.85 आ गया, दिख रहा है सबको। ये क्या आ गया हमारा Fe+2 का परसेंटेज कितना आ गया 0.85, अभी परसेंटेज नहीं आया, 98 में Fe+2 का कंट्रीब्यूशन जो है वो आया है, तो Fe+3 का कितना आ जाएगा, क्या बेटा, क्या ये -2 ऑक्सीजन का बेटा, क्योंकि देखो फॉर्मूला में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का चार्ज बैलेंस होगा, तब भी टोटल 0 आएगा। क्लियर है, चलो भाई सबको इधर तक क्लियर है। +3 का कितना आ गया 0.1 या 10। अभी चलो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन यानी परसेंटेज ऑफ Fe+2, फॉर्मूला क्या आ जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाय 0.95 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है, अभी क्लियर है बेटा, डन। भाई कैलकुलेशन कर सकते हो ना, सिमिलरली Fe+3 का 100 माइनस कर सकते हो सीधा, ठीक है, तो भी चल जाएगा। बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या बेटा क्लियर है ना, थोड़ा हाँ मैनेज कर लो यार। चलो क्लियर है, रब कर दूं ये क्वेश्चन। सर, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें Fe+3 0.10 कैसा है बेटा Fe+2 0.85 आ गया धनुष का, Fe+3 क्या है बेटा, देखो 0.95 माइनस x बेटा, तो 0.9। क्लियर बेटा, यस सर। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लो, फिर वापस से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ओके डन, चलो किसी को वही क्लियर सबको ये सब, किसी को डाउट कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एमसीक्यूज है, जो भी आज हमने सीखा है उसके रिलेटेड एमसीक्यू है कुछ 10 जितने, सब लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग असेशन रीजन के लिए 10 मिनट्स का टाइम निकालेंगे। चलो जल्दी से एक बार सब लोग एमसीक्यू सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, प्लीज पेन पेपर हाथ में रखिए। चलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी पेन पेपर ले लीजिए, प्लीज डिस्कशन नहीं करना है, एग्जाम में हम कोई ग्रुप बना के सॉल्व करने वाले नहीं है, ठीक है। प्लीज चलो स्टार्ट करो,
क्वेश्चन नंबर पहले 3 से स्टार्ट करो, 3 2 1 करो, 3 2 1। चलो क्वेश्चन नंबर 3 2 1 करो। देखो ऑलरेडी मैंने ये फर्स्ट वाला डिस्कस करवाया था। क्या पूछा है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ पार्ट लेफ्ट, यानी कि कितना खाली है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को 100 में से माइनस सब्सट्रैक्ट कर देने का। क्लियर है? 100 माइनस 68 तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट और थर्ड काइंड ऑफ सिमिलर है, बट वर्डिंग्स की वजह से आंसर चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलो 1 to 5 सॉल्व करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 1 to 5 सॉल्व करने हैं। चलो उसमें फिफ्थ में करवा रहा हूं। 1 to 4 सॉल्व करो, फिफ्थ में करवा रहा हूं। फिफ्थ जिसको आता है वो कर सकता है, मैं करवा रहा हूं। सेकंड में नहीं, आंसर 4 नहीं आएगा। पढ़ो क्वेश्चन, डिस्कशन नहीं करना है भाई। सब लोग खुद सॉल्व करो प्लीज। मैं करवा रहा हूं, जो भी नहीं आ रहा है प्लीज डिस्कशन नहीं करना। क्यों 2 आ रहा है सोचो। सर 2 इसे मैं आंसर बोलूं? निश्चित आंसर नहीं बोलना है बेटा। तो फिर 4 क्यों बोले? कौन बोला 4? जल्दबाजी मत करो प्लीज। हाँ, मुझे किसी को पकड़ के बोलना ना पड़े ऐसा करो प्लीज। सॉल्व करो, नहीं आता है एड्रेस करो, मैं करवाऊंगा। चलो 1 to 4 में मैं आंसर मार्क कर रहा हूं। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, मेरे आंसर से मैच हो रहा है तो वो मुझे बोलो। फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? 32, क्योंकि क्या पूछा है? लेफ्ट कितना है वो। तो 68 उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। 100 माइनस 68 देन आंसर विल बी 32। सेकंड क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, आपको डिफरेंस पूछा है। एफसीसी में पर यूनिट सेल में 4 नंबर ऑफ एटम होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं। तो 4 माइनस 2 द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी द आंसर विल बी सी 68। फोर्थ वन NaCl। देखो याद रखो, हमने NaCl का कलर स्टडी किया था, येलो कलर। किसकी वजह से होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से। चलो एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करना है, मैं करवा रहा हूं। जिसको आता है वो कैलकुलेशन करो। हाँ बस करवा रहा हूं मैं। सी आंसर सही है, जिसका भी आ गया करवा रहा हूं। कैसे आ रहा है देखो, क्वेश्चन सिंपल है। कहा गया हमें सॉलिड एज अ स्ट्रक्चर विद अ W एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक लेटाइस। क्यूबिक लेटाइस के कॉर्नर में आपको पता है कि कॉर्नर 8 होते हैं और उसके यूनिट सेल के अंदर उसका एटम का 1/8 पार्ट होता है। तो 1/8 ऑफ द 8 तो W क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? दूसरी चीज आपको बोला गया है O एटम एट द सेंटर ऑफ द एज। तो क्यूबिक सेल यूनिट होता है, उसकी एजेस 12 होती है। ठीक है, 4 ऊपर 4 साइड्स एंड 4 बॉटम में। और एज पे जो एटम होता है 1/4 पोर्शन अंदर रहता है। तो 1/12 क्लियर है? तो O क्या आ गया? एंड लास्ट चीज हमें कहा गया है कि Na कहाँ होता है? सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल। सेंटर में पूरा एटम अंदर होता है, तो Na 1 आ गया। तो देखो एक चीज इसमें आपको ट्विस्ट करने के लिए एक और चीज पूछ सकते हैं, ध्यान रखो। मेटल और नॉन मेटल देके उसका फॉर्मूला, सपोज ये अभी लिखा है NaWO, आपको पता है सोडियम मेटल है, W क्या है? टंगस्टन बराबर, NO ऑक्सीजन। इसमें आपको एक और ऑप्शन भी दे सकते हैं O3NaW, तो वो नहीं आएगा। क्यों? हम लोग जब भी कंपाउंड आयोनिक लिखते हैं तो पहले कैटायन लिखते हैं फिर Na। क्लियर है एवरीबॉडी? डन। तो हो गया भाई फिफ्थ क्वेश्चन। किसी को क्वेरी? ऑनलाइन वाले बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन में कोई क्वेरी बेटा? नो सर। चलो
आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6, 1 सेकंड आ रहा है स्क्रीन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, मैंने टेबल बोला था ए एंड आर का रिलेशन पता है, वो वाला रिलेशन नहीं, बट ए एंड आर किस टर्म में, तीनों क्यूब में, तीनों टाइप में कैसा वाला है, ये सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला टेबल खास ध्यान रखना। तो उसमें से सीधा ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो 7th क्वेश्चन जो हमने अभी आगे किया उसी टाइप का है, सॉल्व योरसेल्फ। चलो सब लोग 7th और 8th खुद करो। 7th 8th 9th 10 चलो चारों क्वेश्चन खुद कर लो, मैं सॉल्व करवा रहा हूं बाद में, पहले चारों क्वेश्चन खुद ट्राई करो। चलो जल्दी से। चलो भाई आवाज नहीं, खुद सॉल्व करो, अपने आप से आंसर मेरे साथ टैली करो, आसपास में डिस्कशन नहीं करना है प्लीज। प्लीज अपने आप से सॉल्व करो, अंदर अंदर हो सके उतना डिस्कशन नहीं करना है। कोई नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसके लिए तो 8th वाला करवाओ ना। क्या हुआ बेटा, किसको कोई बोला? हाँ सर निश्चित 8th बोलो। वाला, हाँ 8th 8th वाला करवा रहा हूँ, वेट करो 2 मिनट वेट करो, 8th वाला करवा रहा हूँ। सॉल्व करना है, डिस्कशन नहीं करना है। जिसका हो जाए वो समरी देख लो, असर्शन रीजन कर रहे हैं तो उसके लिए समरी देखनी जरूरी है, तो देख लो जल्दी से, हो सके उतना पास। चलो प्लीज 2 मिनट आपके इधर दे दो, अटेंडेंस प्लीज। आरव तो वापस एडिट होगा ये, तो ऑनलाइन का मैं क्या बोलूं, स्क्रीनशॉट तो ले लूं ऑनलाइन वालों को। अक्षर अभी प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट है वो बोलना। हर्ष राठौड़, मस्ती, जैनी, पहाड़,
प्रेजेंट मैम। और मानव प्रेजेंट हो? मानव आप प्रेजेंट हो? यस सर। ओके, फिर मिताली, सर नियति ऑनलाइन है? नहीं है। सर हाँ बोलो बेटा। सर दिस इज धवल, आपने मेरा नाम लिया क्या? धवल नहीं, धवल आएगा अभी, अभी नाम अच्छा नहीं ओके आया। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ। वेदांत नहीं है। आस्था, अनुष्का, अविरत, दर्श, ध्वनित, दिव्यांश, हरिति, हिया, हिया, ओके, जिनांश, कथन, जिनांश, कथन बोलिए, ओके, खुशी, कुशल, महर्षि, मानसी के, नईम, मोक्ष, पल, प्रखर, प्रणाली, प्रथम, प्रियांश, रुद्र, रुद्र पी, संजना, तनिषा, वंश, यश, यात्रिक, आदित्य, आदित्य, आर्यन, भव्य, कियोशा, आदित्य प्रेजेंट है कौन है? तो बोलो बेटा लाउडली। केविना, मृदुल, निमिषा, पार्थ, पूर्वा, शैली, शैली प्रेजेंट, श्रेया,
सिद्धार्थ, स्मृति, सृष्टि, याना, आपने बाद में डाला। कौन सी बात है? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे डोंट वरी, हाँ वही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एंड एडवांस वाले बच्चे डोंट वरी, जो लोग ऑनलाइन है वो हो जाएंगे। ऑफलाइन में एडवांस वाले कितने हैं? ओके, आप लोग एक शीट पे बाहर आके नाम लिखवा देना आफ्टर द लेक्चर, टाइम नहीं बिगाड़ना प्लीज। चलो अभी एक डाउट था किसी को ऑनलाइन में 8th वाला क्वेश्चन, तो हम लोग देख रहे हैं, फिर असेशन एंड रीजन के लिए हमारे पास 10 मिनट बचे हैं लास्ट के। चलो 8th वाला क्वेश्चन इजी है, 2 एलिमेंट है M एंड N जिससे कंपाउंड बन रहा है CCP, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन CCP कितने होंगे? 4 एटम्स। तो देखो N पहले क्या आ गया सीधा 4, N क्या है? ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हमने सिखाया था आगे वो 3 लाइन, नंबर ऑफ एटम अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होंगे? 8। तो देखो टेट्राहेड्रल टोटल 8 होंगे, उसमें से कितना पोर्शन बोला है हमें? 1/3, तो 8 into 1/3। तो देखो पहली चीज n4 हो गया, m हो गया 8/3। तो अभी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, पहले 4 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो गया? n1 m हो गया अपना 2/3, तो n3 m2, तो m2 n3 विल बी करेक्ट आंसर एंड विच इज A। क्लियर है भाई? किसका डाउट था ऑनलाइन में? क्लियर है अभी? क्लियर है सर, क्लियर। ओके एक मिनट, 7th का आंसर करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, है 7th का आंसर A आएगा। A, हाँ सर, 7th का आंसर A आ रहा है। क्या हृदय? A4B8 है, उसको सिंप्लीफाई करके AB2 हो गया। क्या बेटा वापिस रिपीट करो। A4B8 आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AB2 हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट हृदय, चलो क्लियर है इतना। चलो अभी पहुंच जा रहे हैं बच्चों हम लोग असर्शन एंड रीजन पे। बोलो 8th वाला वापिस कराओ। ओके कोई बात नहीं, चलो बेटा। भाई कौन मस्ती कर रहा है? 11th वाला किसको करना है? 7th, ओके 7th 8th दोनों करवा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन कौन मस्ती कर रहा है? तो 11th वाला भी है असर्शन रीजन। चलो 7 8 दोनों मैं करवा रहा हूँ, एक बार फोकस कर लो प्लीज। किसी को आता है तो बीच में नहीं बोलना, जिसको नहीं आता है सीखने दो। चलो 7th वाले क्वेश्चन में कहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, एलिमेंट A इज अ FCC बेस सेंटर। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन FCC तो 4 होंगे बेटा, तो A आपका सीधा 4 आ गया बेटा। B क्या कहा है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स से टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज डबल 2n, याद है वो 3 लाइंस। तो बेटा B आ गया आपका 8, कॉमन निकाल लो, सिंप्लीफाई कर दो। क्लियर है? चलो ऐसा सेम मेथड बेटा सेकंड में किया है। क्या है देखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट N फॉर्म CCP, तो N CCP की वजह से बेटा सीधा 4 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन a CCP will be 4. Now M will be occupy 1/3 of a tetrahedral voids. Tetrahedral voids will be double and उसका 1/3 portion, तो M होगा 8 और उसका 1/3 portion बेटा 8/3। क्लियर अभी इतना? तो देखो N 4 आ गया, M आ गया 8/3, कॉमन निकाल लो 4 पहले, तो N M 2/3, 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, N3 M 6। क्लियर है? एक सेकंड, हाँ सॉरी एक सेकंड, हाँ M2 आएगा, फिर उल्टा करके ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है? N2 N3 बोलो भाई, क्लियर है? चलो नाउ
लास्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर का मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग उसमें दिक्कत फील कर रहे हैं, भले एक्सेप्ट हो या ना हो। आप हाँ बोलो बेटा। सर एक बार क्वेश्चन 9 भी करा देना। कौन सा बेटा? क्वेश्चन 9। 9 and 10? सिर्फ 9 सर। 9th वाला ओके। देखो 9th वाला बेटा, 9th वाला थियोरेटिकल है। क्या आंसर आ रहा है 9th वाले में? नहीं, देखो पहली चीज ए ऑप्शन क्या है? डेंसिटी डिक्रीज इन द क्रिस्टल विद द शॉर्टकी डिफेक्ट। ऑलरेडी हमने देखा शॉर्टकी में एटम मिस होते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज ही होती है, तो ये वाला सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो अभी देखो बी ऑप्शन ऐसा बोल रहा है कि सी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट, तो पहले सी को चेक करते हैं। Frankel defect is favored in those ionic compound with size of the cation and anion are almost equal. Already बेटा डिफरेंट में देखा है, इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, पता है सबको? यस। एंड द थर्ड FeO.98 as a non-stoichiometric metal deficiency defect, तो वो भी गलत है बेटा, ये भी फॉल्स है। Fe.98 O होना चाहिए, FeO.98 नहीं, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, तो आंसर वुड बी बी आएगा। क्लियर है? ओके चलो बस, नो मोर डिस्कशन प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। सर तो आपने ऊपर नोट्स में उल्टा कर दिया है। हाँ क्या बेटा? ऊपर नोट्स में उल्टा हो गया है। क्या नोट्स में क्या उल्टा हो गया? फ्रैंकल डिफेक्ट का सर, केटायन एनायन का। हाँ नोट्स में उल्टा है। यस यस यस, हाँ वो मैंने कहा था कि मैंने एक्सप्लेन करते वक्त उल्टा बोला था बेटा, नोट में तो सही है। अच्छा फिर भी ओके, एक बार सॉरी। देख लेना। चलो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो ध्यान से सब लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक असर्शन एंड रीजन। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले ध्यान रखो, असर्शन रीजन में वो लोग सिर्फ सी डी ऑप्शन चेंज करते हैं। कोई भी असर्शन रीजन में ए बी ऑप्शन ऑलवेज वही रहेगा। क्या होगा ऑप्शन ए कि भाई दोनों सही है एंड आर यानी कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। दूसरा बी भी सेम रहेगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस करना, लास्ट बेंच कोई दिक्कत है बेटा? प्लीज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस। मैंने जो प्रिपरेशन किया है आप लोगों के लिए, प्लीज उसको हो जाने दो तो सबका उसको एडवांटेज मिले। आप लोग बाकी सारे बच्चों से अलग पढ़ने चाहिए। असर्शन रीजन में ज्यादातर लोग इसी दिक्कत में आ जाते हैं कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। बट मैं अगर आपको एक बात बोल दूं कि वो चेक करने की 80% क्वेश्चन में वो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप बोलोगे क्या सब क्यों चेक नहीं करना होता है? जब भी बेटा असर्शन या रीजन दोनों में से एक भी गलत आ जाए तो कभी भी हमें रीजन असर्शन के लिंक है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है। देखो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, उससे पहले आपको एक फ्लो चार्ट पे ले जाता हूं, रुको। देखो बच्चा लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। असर्शन एंड रीजन सॉल्व करने के लिए स्पेशल फ्लो चार्ट। ध्यान रखना एक चीज, मैंने बोला कि ऑलवेज ए एंड बी ऑप्शन सेम रहेंगे। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कभी कभार ई ऑप्शन रख देते हैं डी की जगह पे। क्या है डी एंड ई ऑप्शन वो देख लो पहले, एक सेकंड। देखो बच्चा लोग, कभी कभार ये सी ऑप्शन तो फिक्स रहता है, ए बी सी कभी भी चेंज नहीं होंगे। बट डी ऑप्शन में दोनों फॉल्स है ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज रीजन फॉल्स है और असर्शन सही है, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। पता चल रहा है आपको? 4 ऑप्शन छोड़ के 5वां तो देने वाले नहीं है, तो जल्दबाजी ना हो जाए इसलिए ये बोल रहा हूं। ए बी सी विल बी ऑलवेज सेम, डी और ई में से कोई भी एक डी में रख सकते हैं। अभी हम फ्लो चार्ट पे जाते हैं, उससे पहले 4 ऑप्शन समझ लो। ऐसे 2 ऑप्शन के लिए ही पहला ये है कि असर्शन भी ट्रू होना चाहिए और रीजन भी ट्रू होना चाहिए, तब भी ये ऑप्शन देखने की जरूरत है। अदरवाइज ये ऑप्शन आता ही नहीं है रीजन का चेक करने वाला। नाउ गेट बैक टू द फ्लो चार्ट। चलो फ्लो चार्ट क्या है वो समझते हैं। देखो वापिस से आई रिपीट, सब लोग कंफ्यूज उसी में होते हैं कि सर असर्शन एंड रीजन में
रीजन चेक करना कब होता है और कब नहीं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पेपर के अंदर assertion के बाजू में लिख दो कि either it will be a true or false एंड रीजन के बाजू में लिख दो वो ट्रू है या फॉल्स है, लिख सकते हैं। देन देखो दोनों अगर ट्रू ट्रू आते हैं तब भी ओनली दैट सिनेरियो हमें चेक करना है कि रीजन इज अ वैलिड फॉर असर्शन और नॉट। बाकी एक भी क्राइटेरिया में वो चेक करने की झंझट नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। समझ रहे हो? ज्यादातर एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यादातर रीजन जो होता है उसमें प्रिंसिपल, थियरम या फिर कोई कोड जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में डार्क लिखा होता है वही रहता है, तो वो चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है। पहली चीज, मान लो दोनों में से एक भी गलत आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएगा, वो लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो अभी कि दोनों सही आ रहे हैं, दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, तब क्या? तब सॉल्व करने का स्टार्ट रीजन से करना है। सोचो कि वो assertion के लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर रीजन इज वैलिड फॉर दैट assertion then answer will be A, otherwise answer will be B. मेक श्योर ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दिया जाएगा पीडीएफ में, तब देख लेना। चलो मैं एक दो assertion रीजन सॉल्व करवा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पहली चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, सही है कि गलत है? सही है, बाजू में तुरंत क्या किया? रूल मार्क कर दिया। चलो दूसरी चीज, रीजन सही है या गलत है? सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम in some electrical and optical property in a different direction, सेम नहीं होगा। वो एमोरफस के लिए ट्रू है, तो देखो टी एंड एफ आ गया, तो अभी वो सही है गलत है वो लिंक है नहीं चेक करना। समझ गए? दोनों टी आए तब भी वापिस रीजन से पढ़ना है, बाकी अदरवाइज ऑप्शन आ गया। क्लियर है बच्चा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या बेटा क्यों गलत है? एमोरफस सॉलिड में सही आएगा, समझ रहे हो? क्रिस्टलाइन में फॉल्स ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक सेकंड, चलो बोलो असर्शन में क्या किया गया, कहा गया है हमें? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज इन अ फ्रैंकल डिफेक्ट, फॉल्स है। दूसरा ट्रू है, तो लिंक देखने की जरूरत आई, खत्म। बट अगर इस क्वेश्चन में इधर फ्रैंकल की जगह शॉर्टी दे तो शॉर्टी है तो ये ट्रू आएगा। रीजन क्या है? नहीं, रीजन में रीजन जो दिया है ऑलरेडी वही है, तो वो ट्रू आएगा कि फॉल, तो भी देखने की जरूरत नहीं आई। समझ रहे हो? जब दोनों ट्रू आता है तब भी आपको वो एक्स्ट्रा माइंड अपना रन करना है, एडवांस वाला, बाकी नॉर्मल से हो जाता है। क्लियर है? तो ज्यादातर ऑप्शन में मैंने कहा वैसा ध्यान रखना, चेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम में आती है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें ये असर्शन रीजन आपका चेक हो। क्लियर है? फ्लो चार्ट पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से देख लेना। डन, थैंक यू एवरीबॉडी। एक और बात, एडवांस वाले बच्चे शीट लेके अपनी अटेंडेंस कर लो, जल्दी से चलो। सबको बैठना है 2 मिनट। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वो एडवांस वाली अटेंडेंस है, उसमें लिख 2 मिनट।